वेलकम टू न्यू वरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। एक ही पार्ट में हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सबसे पहले ये क्या है फंडामेंटल राइट्स। जैसे हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, हम बोलेंगे सेल। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे बुनियादी हुकूक है कि राइट टू एजुकेशन है, राइट टू मूव, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये इनका होना हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जिस तरह सेल का होना बहुत इम्पॉर्टेंट, इसी तरह फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए। आज हम फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में ऐड है, तो पार्ट थर्ड में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स। आपको पता होगा आईएनसी का सेशन हर साल होता था। आईएनसी की फाउंडेशन कब हुई थी, 1885 बाय एओ ह्यूम। उसके बाद एवरी ईयर आईएनसी का सेशन होता था। आईएनसी का कराची सेशन जो हो रहा था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार पटेल। तो वहाँ पर आईएनसी ने इसको अडॉप्ट किया था, किसके रेजोल्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। पूछ सकते हैं आईएनसी के किस सेशन में फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया था, तो आईएनसी का सेशन कौन था, कराची सेशन था आईएनसी का। कभी कभी ये पूछते हैं कराची सेशन में, आईएनसी के कराची सेशन में फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, उस वक़्त आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था उस सेशन का, तो कौन थे प्रेसिडेंट, सरदार पटेल उसके प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से बारो किया है, फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में हैं हमने इनको कहाँ से बारो किया है, यूएस बिल ऑफ राइट्स से हमने इनको लिया है। कभी कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, इंडिया बारो फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज़। वहाँ पर यूएसए होगा, यूके होगा, रशिया होगा, तो हमने यूएस से बारो किए हैं फंडामेंटल राइट्स। यूएस का जो बिल ऑफ राइट्स था उसको देखकर हमने अपनी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स को लाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में आते हैं, फंडामेंटल राइट्स डील विद आर्टिकल 12 टू 35। 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े। इनिशियली ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 कैटेगरीज थी फंडामेंटल राइट्स की। ओरिजिनली 7 कैटेगरीज थी फंडामेंटल राइट्स की। अभी तक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े, एक नज़र हम इनको एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पार्ट थर्ड में आता है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आईएनसी का कौन सा सेशन था जहां पर फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो कराची सेशन था आईएनसी का, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी सेशन में फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। उसके बाद कहाँ से हमने इसको लिया है, यूएस बिल ऑफ राइट्स से लिया है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 12 टू 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद ओरिजिनली 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी। ओरिजिनली कितनी थी, 7 कैटेगरीज थी, लेकिन एट प्रेजेंट 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हम उन 7 कैटेगरीज को। 7 कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 टू 18। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो आर्टिकल 14 टू 18। बाद में हम इन कैटेगरीज को पढ़ने के बाद एक एक फंडामेंटल राइट को, एक एक कैटेगरी को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, एक एक राइट को डिस्कस करेंगे। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 आता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल
19 से 22 इसमें आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी एंड उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये 7 कैटेगरीज थी ओरिजिनली, लेकिन एट प्रेजेंट 6 कैटेगरीज है। कौन सी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जो 6 कैटेगरी है राइट टू प्रॉपर्टी, इसे डिलीट कर दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये लीगल राइट है। इसीलिए एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसे डिलीट किया था किस अमेंडमेंट से, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इस अमेंडमेंट के ज़रिए, थ्रू दिस अमेंडमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया, फिर से ऐड किया, मगर एज लीगल राइट इसे ऐड किया। लीगल राइट इसे फिर आर्टिकल 300A में ऐड किया इन पार्ट 12। ये याद रखिएगा, पहले ये ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसे डिलीट कर दिया। बाद में इसको फिर से ऐड किया, लेकिन एज लीगल राइट। और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 300A में। और कौन से पार्ट में, पार्ट 12 में। पहले ये पार्ट 3rd में था, लेकिन एट प्रेजेंट अब पार्ट 12th में है और एज अ लीगल राइट है। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट्स डिफरेंस क्या है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन लीगल राइट के लिए, अगर लीगल राइट कोई वायलेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, आपको पहले आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम एक एक कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में हमने पढ़े थे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल। आर्टिकल 14 बोलता है कानून के सामने सब बराबर हैं और इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है। क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। जो क्राइम किया है, चाहे वो अमीर क्राइम करे या गरीब क्राइम करे, पनिशमेंट सेम होगी। सभी कानून के नज़र में एक जैसे हैं, बराबर हैं और सभी को सेम प्रोटेक्शन मिलेगी। ये बोलता है आर्टिकल 14। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। आर्टिकल 15 बोलता है ये क्या है, ये एक क्राइम है अगर कोई ये प्रोहिबिशन करता है, भेदभाव करता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस ग्राउंड्स पर, कास्ट पर, कास्टिज्म, ऊंच नीच, लोअर कास्ट को तंग किया जाता है, रिलीजन पर, रेस पर, सेक्स पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर, तो ये क्या है, एक क्राइम है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी ये इंसान करता है उसे पनिशमेंट मिलेगी और जिस भी इंसान का ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है वो कोर्ट जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको इक्वालिटी मिलनी चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, जो वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पर अलग से कैटेगरी मिलती है। इसलिए मिलती है कि उनको भी उनकी भी डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस है। लेकिन आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई जॉब क्रिएट होती है उसके लिए रखेंगे ग्रेजुएशन, इसके लिए क्या है, ग्रेजुएशन इसके क्वालिफिकेशन है, तो जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि लोअर कास्ट से हैं या किसी दूसरे रिलीजन से हैं, सबको इक्वालिटी मिलेगी।
उसके बाद आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छूत छात है इसको ख़त्म करना है। अगर कोई भी ये छूत छात करेगा तो वो पुनिशेबल होगा, उसको पुनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी इंसान अपने नाम के साथ टाइटल्स नहीं रख सकता है। जैसे उसके कोई परदादा उससे पहले कोई राजा रहा होगा तो वो अपने नाम के साथ अब राजा नहीं रखते। जैसे पहले राजा रखते थे, राजा आगे अपना नाम राजा, और अब ये नहीं रख सकते। किसी को कोई बड़ा अवार्ड मिला तो अपने नाम के साथ वो भारत रत्न आगे अपना नाम नहीं रखेगा, तो नहीं रख सकता। राजीव गांधी खेल रत्न आगे नाम नहीं रख सकता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे कुछ आर्मी के कर्नल्स होते हैं, कमांडेंट्स होते हैं, प्रेसिडेंट एट्सेट्रा, इनके नाम के साथ टाइटल्स लगता है। ये थी फर्स्ट कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब है नेक्स्ट कैटेगरी, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आते हैं। इसमें 6 फ्रीडम आपको मिली है। आर्टिकल 19 में फर्स्ट फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपको फ्रीडम है, लेकिन लिमिट में आपने स्पीच करनी है। आप किसी को हरास नहीं कर सकते हैं, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कंट्री को हम डिवाइड करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन लिमिट में बोलना है, एक डिसिप्लिन से आप स्पीच कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप असेंबल कर सकते हो, जमा हो सकते हो, कहीं मीटिंग कर सकते हो पीसफुली। ये नहीं है कि आप रोड में बैठोगे, रोड ब्लॉक करोगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं साइड पर आप बैठ सकते हो पीसफुली, विदाउट आर्म्स आप बैठ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट्सेट्रा। आपके पास फ्रीडम है, आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू ओवर द कंट्री। आपके पास फ्रीडम है, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हो। आपके पास फ्रीडम है, आप कंट्री के हर एक पार्ट में घूम सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फ्रीडम टू सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कंट्री के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस एट्सेट्रा। आपके पास फ्रीडम है, जो आप बनना चाहते हो बन सकते हो। आप टीचर बनना चाहते हो टीचर बन सकते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, आर्मी मैन, बिजनेसमैन, लायर एट्सेट्रा, जो आप बनना चाहते हो आपके पास ये फ्रीडम है। ये आर्टिकल 19 है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आपको आपका ऑफेंस बताया जाएगा और एक ही ऑफेंस पर आपको दो बार सज़ा नहीं मिल सकती है, सज़ा नहीं मिल सकती है। ये क्या है, प्रोटेक्शन यहाँ पर भी करता है। जो आपने क्राइम किया है उस पर भी आपको प्रोटेक्शन देता है ये राइट कि आपको आपने जो सज़ा की है, एक ही सज़ा पर आपको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। एक ही क्राइम पर आपको 2 बार सज़ा नहीं मिली है। उसके बाद अगर कोई पहले लॉ था, प्रेजेंट में वो लॉ नहीं था, तो आपको जो प्रेजेंट में लॉ है उसी के अकॉर्डिंग आपको सज़ा मिलेगी। पहला लॉ नहीं देखा जाए। अगर 2 साल पहले एक क्राइम पर सज़ा थी 2 साल आपको जेल, एट प्रेजेंट उसी क्राइम पर गवर्नमेंट ने सज़ा रखी है 1 ईयर, तो आपको 1 ईयर ही मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपकी लाइफ को ये प्रोटेक्शन देता है, आपकी पर्सनल लिबर्टी को भी ये प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 21। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल 21A में ऐड क्या हुआ, थ्रू जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड अंडर आर्टिकल 21A एज फंडामेंटल राइट्स। पहले ये DPSP था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, लेकिन अब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। थ्रू किस अमेंडमेंट, थ्रू 86 अमेंडमेंट जो हुई थी 2002 में, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया है। और किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21A के अंडर। ये हर एक पेरेंट्स, हर एक गार्डियंस की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को 14 साल तक एजुकेशन देनी है, और स्टेट की भी ड्यूटी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। और राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में ही आता है।
राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, ये भी आर्टिकल 21 में ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। आपको प्रोटेक्शन दी जाती है अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। आपको बताया जाता है आपका क्राइम क्या है, और विद इन 24 आवर्स पुलिस ने क्रिमिनल्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। विद इन 24 आवर्स उसकी वहाँ पर जो पेशी होगी। और आप क्या कर सकते हो, आप लीगल लायर भी यहाँ पर हायर कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है। नेक्स्ट क्या है, अब है अब नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें दो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। जो ट्रैफिक होती थी ह्यूमन बींग्स की और फोर्स लेबर्स की, उसे प्रोहिबिट किया, उसे मना किया। पहले ट्रैफिकिंग होती थी, लड़कियों को बेचा जाता था, उसके बाद ज़बरदस्ती लेबर करवाई जाती थी। फोर्स लेबर जिसे बैगर भी कहा जाता है, यहाँ पर काम करवाया जाता था विदाउट पेमेंट, कोई भी फ्री में ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, इस पर प्रोहिबिशन है, मना है। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ 14 इन हैजार्डस प्लेसेस। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 बोलता है ये मना है कि आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को काम करवाओ बिलो द एज ऑफ 14 किसी हैजार्डस प्लेस में। लेकिन अब 2006 में एक आर्डर निकला है सुप्रीम कोर्ट का, बिलो एज ऑफ 14 किसी भी बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हो। जो काम पर लगाएगा उसको भी सज़ा मिल सकती है, और जो काम करवाएगा उसे भी सज़ा मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट कैटेगरी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आते हैं। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। आपके पास फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दी है, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपके पास फ्रीडम है, जो रिलीजियस इश्यूज़ है, रिलीजियस अफेयर्स, उनको आप मैनेज कर सकते हो, ये आपके पास फ्रीडम है। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन की जो प्रमोशन करते हो उसमें आपको कोई टैक्सेशन नहीं देनी है, उस पर उससे आप फ्री हो, आपको कोई टैक्स वहाँ पर नहीं लगाएगा फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। उसके बाद आर्टिकल 28 क्या है इसका, फ्रीडम फ्रॉम अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अगर आपके पास फ्रीडम है, आप ज़बरदस्ती कोई नहीं बोलेगा आपको ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आपने लेनी ही लेनी है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो आपको ज़बरदस्ती बोलेंगे कि आपने ये इस रिलीजन की इंस्ट्रक्शन लेनी है, आपको अपनी मर्ज़ी है, आपको फ्रीडम है, आप लो या ना लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 एंड 30 क्या आता है, आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं कंट्री में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ये कौन सा बोलता है, आर्टिकल 19 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ को राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आपके पास राइट है कि आप एस्टैब्लिश कर सकते हो और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी, इससे पहले आर्टिकल 31 था जो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में से। अब हम आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला है, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थ्रू दिस आर्टिकल अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, हो रहा है,
तो आर्टिकल 32 के अंदर कौन सा आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 right to move to the Supreme Court in case of violation of fundamental rights. Through this fundamental right, through constitutional remedies under Article 32 आपके पास ये राइट है, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद थ्रू दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट्स इशू करता है। जल्दी ही रिट इशू करेगा जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है उसे बचाएगा। थैंक यू सो मच।